जी, तो अब ये हमने जो अभी बात अभी देखी है कि दो इंडिकेटर्स में भी अगर आप पुअर हैं या आपकी डेप्रीवेशन की कंडीशन है तो आप एमपीआई पुअर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब आपको हेल्थ में भी आपको नज़र आ रहा है, आपके पास दो इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी में। आप अगर लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर आप देखें ना, तो उसमें आपके पास सैनिटेशन आ रहा है, वाटर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, फ्लोर है, एसेट्स हैं, कुकिंग ऑयल है, राइट। अब लेकिन इसकी वेटेज ओवरऑल 33% ही है ना। तो अब आप जब, चूंकि ये छः इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनकी जो इंडिविजुअल वेटेज बनेगी वो तो 1/18 1/18 करके बन रही है, जारी बात है। तो इसका मतलब है इनकी वो वेटेज नहीं है 1/6 वाली। हर इसमें जो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसकी वो वाली वेटेज नहीं है जो ऊपर हमने अभी देखी है। ये तो अराउंड तकरीबन बनती है कोई, आप कह लो कि कितनी बनेगी ये बन जाएगी कोई 5-6% यही है ना, 5.5% कह लें आप, चले। तो ये 5% बन रही है। तो अब इसमें अगर आप दो इंडिकेटर्स में पुअर भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैनिटेशन में, इफ सैनिटेशन फैसिलिटी नॉट इम्प्रूव्ड और शेयर्ड विद अदर हाउस, ठीक है, सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाटर में, इफ एच एच डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर और इज मोर देन 30 मिनट्स वॉक राउंड ट्रिप, आने जाने में 30 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, तो आपका क्वालिटी और स्टैंडर्ड लिविंग यानी कि वाटर के हिसाब से ये बुरी हो गई। लेकिन अगर आप दो में भी बुरे हैं ना, तो वो 5-5% मिला के तो 10% ही बनेगा, 33% तो नहीं ना बना। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें तीन तीन भी मिला लें, 15 कर लें, चार मिला लें, पांच मिला लें, अगर पांच भी मिलाएंगे ना तो आपका 30% से ज़्यादा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर की वेटेज ही 5-5.5% है। तो आप चूंकि 33% तक पहुंचे ही नहीं, तो पांच इंडिकेटर्स में आपकी कंडीशन डेप्रिवेशन वाली होने के बावजूद भी आप ओवरऑल एमपीआई पुअर नहीं कहलाएंगे। और यही वो ऊपर यही बात की जा रही है इसके मतलब। तो इसका मतलब कि ओवरऑल अगर 33% वेटेज के में आप अगर डाउन हैं, तो फिर हम कहेंगे कि आप एमपीआई पुअर हैं, अदरवाइज नहीं। आई होप कि आपको ये बात जो मैंने समझाई है समझ आ गई होगी। तो एजुकेशन में और हेल्थ में दोनों में अगर आप दोनों के दो दो इंडिकेटर हैं, दोनों में भी अगर आप बुरे हैं तो ओवरऑल एमपीआई पुअर ही होगी आपकी। और स्टैंडर्ड लिविंग में अगर आपके दो क्या पांच में भी पुअर हैं, तो आप जो हैं वो एमपीआई पुअर नहीं कहलाएंगे। अच्छा, ये जो लास्ट कॉलम दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि कंडीशन ऑफ डेप्रिवेशन होती कब है हर इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो यहाँ लिखी हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं अगर जल्दी से पढ़ भी दूँ, स्टैंडर्ड लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हेल्थ में लिखा है ना, न्यूट्रिशन में, इफ़ एनी चाइल्ड और अडल्ट इज माल नरिश्ड, तो वो अ, उसकी डेप्रिवेशन चल रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, एनी चाइल्ड इन द फैमिली हैज़ डाइड, तो ये भी इसी में आ रहा है। इसी तरह सैनिटेशन में भी, इफ सैनिटेशन फैसिलिटी नॉट इम्प्रूव्ड और शेयर्ड विद अदर हाउस होल्ड्स, इफ एच एच डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर और इज मोर देन 30 मिनट्स वॉक अराउंड ट्री, भी तो हमने देख लिया था पहले भी। इलेक्ट्रिसिटी में एच एच पहले भी बताया था, हाउस होल्ड हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, है ही नहीं। फ्लोर में, इफ द एच एच हैज डर्ट, सैंड और डंग फ्लोर, मतलब वो या तो मिट्टी का है फर्श उनका, या रेत का है, पक्का नहीं है, या डंग वो जो वो गाय के ना गोबर से भी फ्लोर बना लेती होती है, तो वो इसके में बहुत गरीब लोग हैं, सारी बात है। तो ये डेप्रीवेशन की कंडीशन दी हुई फ्लोर के हवाले से। एसेट में, इफ द एच एच डज नॉट ओन मोर देन वन रेडियो, टीवी, टेलीफोन, बाइक, मोटर बाइक और रेफ्रिजरेटर एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक, है ही नहीं उनके पास, तो फिर भी वो डेप्रीवेशन में है। और लास्ट, इफ द एच एच कुक्स विद डंग, वुड और चारकोल, तो ये आपको पता, अगर वो इस ये इस्तेमाल करते हैं और वो रिफाइंड ऑयल वगैरह या उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वो ये गाय के गोबर को भी जलाकर इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए, आपको पता होगा। ये वुड भी इस्तेमाल की जाती है, और चारकोल वगैरह ये। अच्छा, ये तो हो गई बात, ठीक है ना, ये आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब इसमें एक फार्मूला आपने याद रखना है एमपीआई का। वो है जी, एमपीआई इज इक्वल टू एच इंटू ए। और एच जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी को शो कर रहा है। परसेंटेज ऑफ एमपीआई पुअर पीपल वो ऊपर से निकालेंगे ना, कि वो कितने परसेंट पुअर, वो फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन, कंडीशन ऑफ डेप्रीवेशन में चल रहा है। तो एच है आपकी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। और ए जो है वो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के बारे में बता रहा है। तो यानी कि कितने इंडिकेटर्स,
और उनकी इंटेंसिटी क्या है, तो ये ऊपर से यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा ओवरऑल कि आप एमपीआई पुअर हैं या नहीं हैं। जैसे ये आगे लिखा हुआ है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ दे आर डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ द वेटेड इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया। थर्ड ऑफ वेटेड इंडिकेटर्स मतलब वही 33% ओवरऑल। द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन विच दे आर डिप्राइव्ड। ठीक है जी। तो कि वो कितने अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप माना कि एक इंडिकेटर में डिप्राइव्ड हैं, दो में डिप्राइव्ड हैं, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी बता रही है आपकी कि वो प्रोपोर्शन कितना बनता है, और अगर वो 33% या उससे ज़्यादा है तो फिर जाहिर बात है आप एमपीआई पुअर कहलाएंगे उस केस के अंदर। और ये जितनी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी ना, ये उतना ही बताएगी कि भाई आप जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर कंसिडर किया जाएगा। तो आगे है हमारे पास। अच्छा फिर ये अब देखिए, बेटर मैयर देन जीडीपी एंड एचडीआई। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप वाइड है। वो क्यों? क्योंकि जीडीपी में एक ही इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है और एचडीआई में तीन इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, और इसके अंदर तो 10 है, तो जाहिर बात है ये ज़्यादा अच्छा ही होगा। फिर अ गुड टूल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी, क्योंकि अब उनको पॉवर्टी कम करने के लिए सिर्फ एक इंडिकेटर को चेंज नहीं करना, वो बहुत से तरीकों से लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि 10 इंडिकेटर दिए हुए हैं। अच्छा फिर इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स एंड इट कैन बी यूज टू स्टडी चेंजेस ओवर टाइम। कि ओवरऑल, बिल्कुल ओवरऑल आपने अगर मैसेज की पॉवर्टी को कम करना है तो आप देख सकते हैं कि किस किस एरिया में वो डिप्राइव्ड हैं, उस एरियाज को अगर आप इम्प्रूव कर देंगे फॉर द पीपल तो पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। फिर इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर जस्ट ओवर 100 कंट्रीज। ये इसका एक ड्रॉबैक है, अभी तक तो हमने ये इसके फ़ायदे ही देखे हैं कंपेयर टू अदर मैयर्स। नुकसान ये है कि ये 100 कंट्रीज में ही यूज़ किया जा रहा होता है, जबकि जो, और आपको पता है टोटल कंट्री जो है वो तकरीबन जो है ना वो 200 तो नहीं चले, उसके करीब करीब हैं, 180 90 95 के करीब जो है ना वो कंट्रीज मौजूद हैं। तो उसमें से तकरीबन आधे कंट्रीज में ही एमपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने कंपेयर करना हो दूसरे कंट्री से तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो एचडीआई है, बावजूद उसके कि उसमें तीन इंडिकेटर हैं, लेकिन वो तकरीबन सारे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड लिविंग वाला। हम चूंकि पढ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रहे हैं तो एक और टूल हमारे पास आ गया जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ जीडीपी पर हेड को ही ले रहे होते हैं, और जीनी कोफिशिएंट भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और हमने एएस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जीनी कोफिशिएंट के बारे में। अच्छा अब कूजनट कर्व जो है हमारे पास, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ये पेपर में आ जाते हैं, और फिर वो अ, आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है करेक्ट आंसर देने के लिए। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, बल्कि आए हुए हैं। और ये इस तरह से जो सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं आपके P4 के, उसमें भी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता है। अच्छा अब कूजनट कर्व जो है वो क्या कह रहा है? अच्छा अब वो ये कहता है कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, वाई एक्सिस पे जीनी कोफिशिएंट है और आपने एक्स एक्सिस पे जीडी पर हेड लिया हुआ है, ठीक है जी। और क्या आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे जीडी पर हेड बढ़ रहा है, जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। और अगर जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है, या तो जीनी कोफिशिएंट भी 0 से 1 के दरमियान होता है, आपको एएस में तो पढ़ा हुआ आपने ये। आपको कुछ याद है कि अगर और 0 से 1 है, तो अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है, या 0 है तो क्या मतलब है, कुछ है आइडिया? याद है कुछ? सारी इनकम क्वालिटी दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जी जी अगर बिल्कुल। वन है तो क्वालिटी है, और अगर जीरो है तो बहुत क्वालिटी। अम, जी इन जीनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी के बारे में ही बताता है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। लेकिन जीनी कोफिशिएंट जितना 1 के करीब जाता है उतनी इनइक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, वो ये दिखाती है कि ज्यादातर वेल्थ चंद लोगों के पास है जितनी 1 के करीब जाती हैं, और अगर आप 1 पे चले गए तो इसका मतलब है सारी वेल्थ एक ही बंदे के पास है। इसको बोलते हैं परफेक्ट इनइक्वालिटी। और ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक्सट्रीम केस बताना तो है। इसी तरह जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 के करीब होती जाती है, इसका मतलब है वो जो वेल्थ है वो स्प्रेड हो रही है ज़्यादा लोगों में। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इक्वालिटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है, इनइक्वालिटी कम हो रही है। और अगर जीरो ही हो जाए तो इसका मतलब होता है तमाम लोगों की जो वेल्थ है वो बिल्कुल बराबर हो गई है। इसको बोला जाता है परफेक्ट इक्वालिटी। ये भी मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन वही बात, एक्सट्रीम केस है तो उसके बारे में बताना तो आप ज़रूरी है ना। तो अब आप ये गौर करो यहाँ क्या हो रहा है, कूजनट का क्या बता रहा है। आपकी जीनी पर हेड बढ़ती जा रही है तो आपका नंबर जीनी कोफिशिएंट का बढ़ रहा है, इसका मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है।
जीडीपी पर हेड बढ़ने से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो वो जीनी क्वेश्चन ये कहता है कि खाली जीडीपी पर हेड को देखकर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये और वो हमें पता भी है, क्योंकि जीडीपी पर हेड तो आपको पता है कि एक एवरेज इनकम होती है, और उसमें जो है वो कई लोग जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा गुर्बत में हो, बल्कि लाइन ऑफ पॉवर्टी से बहुत नीचे हो। ये मुमकिन है बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, वो लेकिन एक पॉइंट आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि ये पॉइंट आया है, जीडीपी पर हेड यहाँ पे मैक्सिमम हमें नज़र आया है, और यहाँ वैल्यू भी आपकी 0.5 से ऊपर चली गई हुई है। और उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, अब जीडीपी पर हेड, अब आप देखिए जीडीपी पर हेड तो हमने रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो जीडीपी पर हेड तो थ्रू आउट बढ़ रहा है ना, आपको नजर आ रहे हैं, थ्रू आउट बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले जीडीपी पर हेड बढ़ने से जीनी कोफिशिएंट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, यानी कि शुरू में जो कूजनेट कर्व क्या कहता है कि जो इन इक्वालिटी है, इन इक्वालिटी इंक्रीजेज एज जीडीपी पर हेड राइजेस। ठीक है, और उसके बाद जो एक सर्टन पॉइंट के बाद जाके जब जीनी पर हेड बढ़ रहा है, बढ़ तो हो रहा है थ्रू आउट ही, तो अब हमें नजर आ रहा है कि जीनी कोफिशिएंट का नंबर गिर गया है। तो इसका मतलब है हम यहाँ कहेंगे इन इक्वालिटी डिक्रीजेज एज जीडीपी पर हेड इंक्रीजेज। ठीक है, लेकिन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। ठीक है, कुजनट कर्व ये कह रहा है, अब इस लॉजिक को हमने समझना है, ये कुजनट कर्व यही है। ठीक है, अब इसके लॉजिक को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अब जीडीपी पर अगर बढ़ रहा है तो वो, अच्छा चलेंगे मैं नीचे आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, क्या है जी, कि द रीजन वाई इट इज थॉट देयर विल बी एन इनिशियल राइज इन इनकम इनक्वालिटी, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको इनकम मिलती है, और इनकम में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा होता। फिर साथ साथ इन्फ्लेशन भी चल रही होती है आपकी। अच्छा, अब उसमें एक तो काम ये होता है पहले, कि वो जब इकोनॉमी जीडीपी पर रेट बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जाते हैं। वो अंडर डेवलप्ड सिटी से डेवलप्ड सिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, और वो वहाँ लो पेड होते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि हम वहाँ जाएंगे। जब वो वहाँ जाएंगे तो जाहिर बात है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, और वो उनके पास इतनी स्किल भी नहीं होती, लेकिन उन्हें ये पता है यार यहाँ जॉब मिलती है ना। लोग शहरों में आके गाँव से गार्डों की नौकरी भी तो कर ही लेते हैं ना। अब बड़ी मुश्किल नौकरी होती है वो, सही है ना। अच्छा, तो अब लोग जो है ना वो इनफ्लक्स ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ठीक है, और वहां पे अब कहते हैं जी यार हमें जॉब्स हम बहुत लो पेड करते रहे हैं, तो अब हमने जाना है शहरों में, क्योंकि वहां हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी और एफर्ट्स भी कम करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब जब ये लोग वहां जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, पहली बात तो ये, क्या होगा इससे भी पहले, कि अब जब इतने लोग आएंगे और इतने लोग मौजूद होंगे, तो जो अब ग्रोथ तो हो रही है, तो उन लोगों को रखा तो जाएगा लेकिन कम पे क्यों, क्योंकि सरप्लस हो गई। इतना लोग जो आ गया, आप जैसे देखो ईद पर शहर खाली पड़ा हुआ है, रोड खाली पड़ी हुई, क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी लाहौर की तो बाहर रहती है, वो तो लाहौर की है ही नहीं। तो वो ईदों पर अपने शहर चले जाते हैं, तो पता चलता है यार कितना सुकून है। ऐसे ही है ना जी, वरना लाहौर इतना क्राउडेड तो हो ही ना। उसकी वजह डेवलप्ड सिटी होना है। यहाँ ग्रोथ है तो लोग फिर यहाँ आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, शुरू में उन लोगों को चूंकि सरप्लस हो जाता है, इस चक्कर में कि यहाँ ज़्यादा मिलेगी, लोग नौकरियां तो कर लेते हैं लेकिन वो बहुत कम वेज पे मिलती है। ठीक है, तो उससे वही बात कि जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड और लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे अगर ट्रेनिंग भी लेनी है, कोई एजुकेशन भी लेनी है, तो टाइम लगेगा ना भाई इसमें। शॉर्टर रन में तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है ना जी। तो आपको अब इतने पैसे भी नहीं है कि आप एजुकेशन ले लें या ट्रेनिंग लेके वो स्किल हासिल कर लें, तो फिर आप वही जैसे तैसे कोई भी जॉब, जैसे मैंने बताया अभी, गार्ड की नौकरी कर ली, तो गार्ड की नौकरी में कितने के पैसे मिलेंगे आप। अच्छा, ठीक है जी। तो उसके बाद लेकिन ये होता है कि भाई जब वो इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, और ग्रो करने के बाद फिर एक तो ये कि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आता है, लोग अर्न कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट फिर स्पेंड कर सकती है उन लोगों के ऊपर, जैसे कि उनके लिए
आप कह लें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, उनको अपने टैक्स रेवेन्यू में से सपोर्ट कर सकती है। तो उससे एवेंचुअली, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू में तो यहाँ जितनी भी वेलफेयर स्टेट्स हमें नज़र आती हैं पूरी दुनिया में, वो शुरू से थोड़ी ऐसा था कि वहाँ पे इनक्वालिटी नहीं थी। पहले थी, लेकिन जब एक इस ट्रांजिशन से गुजरते हैं आप कि एक इकोनॉमी डेवलप हो रही होती है, तो शुरू में यही होता है, और बाद में फिर जब गवर्नमेंट के पास नज़र आता है कि सब कुछ स्टेबलाइज हो गया है और हमारे पास अब एनफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है, तो हम अब लोगों की वेलफेयर के लिए इसको खर्च करें, और जिसकी वजह से अच्छा हेल्थ केयर भी अच्छी मिल रही है, एजुकेशन भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर कर रहे हैं लोगों के लिए। फार ऑफ प्लेस पे अगर जाना है नौकरी के लिए जहाँ पर पैसे अच्छे हैं, वहाँ पर जाना भी आसान हो गया, क्योंकि एक्सेस जो है ना वो तेज़ हो गई, आसान हो गई। तो फिर ग्रेजुअली लोगों की जो इनकम लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उन लोगों की भी। और फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर के बाद वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर अर्निंग भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जीनी कोएफिशिएंट का नंबर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और जीडीपी पर हेड मजीद और बढ़ती है उसमें। क्योंकि जीडीपी पर हेड पहले बढ़ रही है, तो मैंने आपको बताया कि सर वो फिर इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, अभी बताया भाई, वो जो बढ़ रही है वो तो एवरेज इनकम है ना। एवरेज इनकम बढ़ रही है, वो जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं, गरीब बेचारों को तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाकर वो बेनिफिट गरीबों को भी होता है, क्योंकि जब इनकम एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको पता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगता है, तो ज़्यादा इनकम का हिस्सा, जो इनकम आपकी बढ़ रही होती है उसका ज़्यादा हिस्सा टैक्स की शक्ल में देना पड़ जाता है। जैसे जितनी वेलफेयर स्टेट्स अगर आप देखेंगे, आप यूके की बात कर लें, आप कनाडा की बात कर लें, आप जर्मनी की बात कर लें, आप कोई भी और कंट्री ले लें जो वेलफेयर स्टेट कहलाता है, वहाँ पर 40% टैक्स है। कैन यू इमेजिन, आधी इनकम तकरीबन गई आपकी। तो वो क्या करना होता है, उन्होंने यही करना होता है ना, लोगों पे ही लगाना होता है, ताकि इनक्वालिटी को कम किया जा सके। माना वो दूसरों को भी फायदा देते हैं, लेकिन बाकी लोग जो डिप्राइव्ड होते हैं उनको भी फायदा दिया जा रहा होता है। अच्छा, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, ये देखें जरा, ये कि खैर मैं आपको तो बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं मुझे बताने की जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, और बस आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा हाईलाइट किया हुआ था कि ये काम की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं इसे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि एज इंटरनल माइग्रेशन बाय फार्मर्स लुकिंग फॉर बेटर पेइंग जॉब्स इन अर्बन हब्स causes a significant rural urban inequality gap, सारी बात है। तो owners of the firm would be profiting while laborers from those industries would see the incomes rise at much slower rate या lower rate। ये आपको मैंने बताया अभी, and agricultural workers would possibly see their incomes decrease, क्योंकि वहां आके तो सरप्लस हो गया ना, बंदे इतने आ गए। तो फिर भी लोग जाते नहीं, नहीं नहीं यार जॉब बेहतर मिल जाएगी, बेहतर मिल जाएगी यार, वहाँ खेती बाड़ी में ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है, होंगी आगे जाके, इस लालच में आ जाते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन डिक्रीजेज एज अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ पहले, आसान लफ्ज़ों में समझा चुका हूँ। अच्छा, और फिर इनक्वालिटी इज देन एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज व्हेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एवरेज इनकम इज रीच्ड, और इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप कर रही है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, और लोगों को सपोर्ट भी कर रही है फाइनेंशियली भी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करके दे रही है, जिससे वो जो इनक्वालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, और उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। कि वो जो बेनिफिट पूरी इकोनॉमी के हो रहे हैं, जो रीप कर रही है इकोनॉमी, और गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर करती है टू अदर पीपल हु आर लिविंग इन द सेम कंट्री एज वेल, और उस तरह फिर पर कैपिटा और बढ़ती है, लेकिन वो फायदा दूसरों को भी हो रहा होता है उसके अंदर। तो इसीलिए इसमें आपको इन्वर्टेड यू जो है वो नजर आता है, मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू। तो वो ये वजह है इसके अंदर, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। सवाल नहीं है, अच्छा चले, भारत आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर आपने कंपेयर करना है अपने कंट्री की इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स को और लिविंग स्टैंडर्ड को दूसरे कंट्री से, तो उसमें कोई इश्यूज हैं या कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें हम ज़रा देखते हैं कि उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं अगर आपने कंपेयर करना है क्या। पहला तो ये कि हमारे पास ये जो ऑफिशियल रियल जीडीपी, जीएनआई, एनएनआई फिगर्स हैं, ये समटाइम्स एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, अंडरस्टेट हो रही होती हैं, और आपको पता है अंडरस्टेट क्यों होती हैं। ठीक है, वो होती हैं शेडो इकोनॉमी की वजह से, हिडन इकोनॉमी की वजह से, अंडरग्राउंड इकोनॉमी की वजह से। वो कौन सी होती है इकोनॉमी?
बताएंगे मुझे? ये कौन सा पार्ट ऑफ इकोनॉमी है जिसको शेडो इकोनॉमी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, हिडन इकोनॉमी बोलते हैं? पता है किसी को? जैसे ब्लैक मार्केट। कौन सी? ब्लैक मार्केट, अच्छा, ओके ओके। अच्छा, हाँ, ब्लैक, देखो, ब्लैक मार्केट नहीं बोलेंगे, ब्लैक इकोनॉमी बोलो आप, ठीक है। ब्लैक इकोनॉमी वो पार्ट होता है इकोनॉमी का जिसमें सारी इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है। तो ये हिडन इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। लेकिन सारी हिडन इकोनॉमीज या अंडरग्राउंड इकोनॉमीज या शैडो इकोनॉमीज इलीगल नहीं होती। कुछ जो है वो गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं होती, मैंने बताया भी था, किसी ने खोखा खोला हुआ है, किसी ने कोई रेडी चला रहा है, कोई घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कारी साहब लगाए हुए हैं घर में, वो तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, जारी बात है। तो वो आपकी, अब वो जीडीपी में काउंट तो होना चाहिए, हो नहीं रहा। तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके अंदर ये शैडो इकोनॉमी का पार्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे पाकिस्तान है। इसीलिए जब मुश्किल वक्त आता है तो रिलीफ देना भी मुश्किल हो जाता है। बाहर के मुल्कों में आसान होता है। चाइना के अंदर आप देखो तो आपको शेडो इकोनॉमी नजर ही नहीं आएगी, ना होने के बराबर। इसी वजह से आप देखो तो कोविड 19 में अटैक सबसे पहले चाइना में हुआ, सबसे पहले भी वहीं खत्म हुआ। उसके दो रीजन थे, एक तो सबसे पहले शुरू हुआ, और दूसरा ये कि उनको पता था किन लोगों को रिलीफ देना है, यानी कि उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया ना, कि आपने घरों से निकलना ही नहीं, ठीक है। और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए खाने की, पैसे की, वो हम देंगे। क्योंकि उनके पास ये रिकॉर्ड सारा मौजूद था कि कौन लोग हैं जिनका रोज काम करना जरूरी है, अदरवाइज दे कैन नॉट फीड देयर फैमिली। और जो वेल ऑफ हैं उनके पास सेविंग्स हैं एनफ के, वो गुजारा कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया जो कि सोसाइटी के वीक लोग थे। तो वो आसानी से देखो, आपने 2-3 शहरों से ज़्यादा जो है कोविड 19 फैला ही नहीं। वो ये वजह थी क्योंकि वहां पर शेडो इकोनॉमी बहुत कम थी। अच्छा, तो अब ये होने की वजह से आप जीडीपी, जीएनआई, एनएनआई को कंपेयर कैसे करेंगे दूसरी कंट्री से? आपका कंट्री बना तो ज्यादा रहा है, ठीक है, बना ज्यादा रहा है, लेकिन वो नोटिस में नहीं। अब आप देखो ये गाड़ियां कितनी लोग फिरती हैं, तो हमें तो नजर आता है इतने लोग अमीर हैं भी, लेकिन वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है, और वो जीडीपी में काउंट भी नहीं हुआ हुआ, सारी बात है। उसमें कुछ लोग अपनी इनकम दिखाना नहीं चाह रहे, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम वो नाजायज तरीके से कमाई हुई है, ठीक है। तो फिर आपके लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर वो कंट्रीज जहां पर शेडो इकोनॉमी आपकी पूरी इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, अब लोग डिक्लेयर क्यों नहीं करते अपनी इनकम? मैंने आपको अभी बताया, एक तो ये है कि वो टैक्स से बचना चाहते हैं। मतलब इनकम उनकी हलाल है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनकम तो हलाल है, कोई और लीगल है, लेकिन कहते हैं टैक्स बड़ा पड़ जाएगा, तो टैक्स से बचने के लिए शो नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा कि आप इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि आपकी एक्टिविटी इलीगल है, आपने करप्शन से पैसा कमाया है, आपने कोई इलीगल ड्रग का कारोबार किया है, कुछ भी। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से शेडो इकोनॉमी का पार्ट ज़्यादा होता है। उसमें एक मेन वजह जो है वो गवर्नमेंट का वो लैक ऑफ गवर्नेंस है, कि वो चेक एंड बैलेंस रख नहीं पाते। बाहर के मुल्कों में तो ऐसे नहीं है। अच्छा, तो अब अनदर रीज़न आप देखें। अच्छा, वो तो हमने देखी। अब अगर आपने कुछ आइडिया लेना है शैडो इकोनॉमी का, अगर उसको आपने देखना है कि किस तरह पता चले, तो आप एक तरीका आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो क्या मैंने अभी बताया आपको, कि एक बंदा जिसकी आमदनी जो डिक्लेयर हुई हुई है वो फर्ज किया 2 लाख है, लेकिन गाड़ी उसने रखी हुई है प्राडो, तो इससे ही पता चल जाता है कि आपकी जो जीडीपी की फिगर है वो एक्यूरेट नहीं है। कि वो बंदा जिसकी इनकम 2 लाख है, जिसने डिक्लेयर की हुई है 2 लाख, वो इतनी महंगी करोड़ों की गाड़ी में किस तरह फिर रहा है? इसका मतलब उसकी इनकम इससे कहीं ज़्यादा है। तो लोगों की स्पेंडिंग जब उनकी इनकम से मैच नहीं करती ना, तो आसानी से वो इदारे जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, या जो इनकम का रिकॉर्ड रखते हैं, वो आसानी से लोगों को पकड़ सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के बाद और भी बड़े से पाकिस्तानी, तो आपको पता है पाकिस्तानी बड़े फ्रॉडी होते ही हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, वो अपनी जायदाद या अपना गाड़ी वगैरह वो अपने नाम पर खरीदते ही नहीं है। जिसे कहते हैं ना बेनामी, इसी को बोलते हैं बेनामी जायदाद, या वो यही होता है ताकि पता चल जाएगा कि भाई हमारे तो, हम तो खर्चे इतने कर रहे हैं। बहरहाल, ठीक है जी, ये एक वजह है। तो अ, तो डिफ़िकल्ट आपके लिए इसीलिए हो जाता है कंपैरिजन करना, और ये मैंने आपको बात बता दी है। फिर हम आ जाते हैं आगे। बरा आप बाकी आप पढ़ ही सकते हैं, मैंने समझा तो दिया आपको ये, खैर। तो वो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ ये भी वजह होती है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते।
तो अपनी इनकम का रिकॉर्ड रख नहीं पाते। ये नहीं कि रखना चाहते नहीं है, रख नहीं पाते या उतनी एक्यूरेसी से बता नहीं पाते। उनको टैक्स के जो फॉर्म्स हैं वो फिल नहीं कर पाते। और उस तरह से वो सारी जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी इनकम को दिखाना है, सारे सोर्सेज को शो करना है, वो दिखा नहीं पाते। और इलिटरेसी तो पता है आपको, ऐसे मुल्कों में ज़्यादा ही होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो ये भी एक ड्रॉबैक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, फिर एक ये भी है कि वो फिगर्स हम जीडीपी में काउंट कर रहे होते हैं जो कि मार्केटेड होती हैं, मतलब जिनकी मार्केट वैल्यू होती है, जिनकी सेल परचेज हो रही होती है। तो वो चीज़ें जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है उनको काउंट नहीं किया जाता। तो वो फिर आपकी अपनी सर्विसेज हैं। जैसे आप पेंटिंग करते हैं अपने लिए, या आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी मदर खाना बना रही है, सर्विसेज तो मौजूद है ना ये। या उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चलो है, आप वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं कोई, वॉलंटरी वर्क होते हैं ना, तो वॉलंटरी वर्क में पैसे तो नहीं ले रहे, लेकिन सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी काउंट नहीं हो रही होती है। एक ये भी रीज़न है कि ये अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं, और फिर आप कंपैरिजन आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप कर नहीं पाते उस तरह से। अच्छा, और लास्ट चीज़ जो आपको बताने वाली है बस, कि अब अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत हाई चल रहा है, तो बज़ाहिर लगता है कि जी ये बहुत अच्छी बात है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि एक हाई इकोनॉमिक रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को रैपिड ग्रोथ भी बोला जाता है। और रैपिड ग्रोथ में ये आपको बताया था अनकंट्रोल्ड होती है, और अनकंट्रोल्ड अगर हो तो वो एक काम तो ये करती है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कर सकती है और इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। और दूसरा, ये अगर रिसोर्सेज उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, तो बहुत जल्दी ही वो रन आउट हो जाएंगे। और रन आउट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपकी कमिंग जनरेशन को अवेलेबल नहीं होंगे। ट्रैफिक कंजेशन कर सकते हैं जैसे लाहौर में नज़र आता है, पोल्यूशन कर सकती हैं जैसे लाहौर में नज़र आता है। तो ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप उस हिसाब से अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे होते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे होते, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, जितनी तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है। तो अगर ग्रोथ कंट्रोल्ड होगी, तो जो उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है तो उसके इफेक्ट्स भी अनकंट्रोल्ड होंगे। तो ये एक नुकसान भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल। अब हार्डली हमारे पास एक दो और रह गए, इंशाल्लाह ताला वो भी अगली दो के क्लासेस में हम उसको भी ख़त्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं इसी टाइम पर। खुदा हाफिज़।